नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रुद्रनॉमिक्स पे। तो आज का जो सेशन है बहुत ही इंटरेस्टिंग है आपका। बल्गेरिया ने हाल ही में यूरो को अडॉप्ट कर लिया ऑफिशियली अपनी करेंसी के तरह, और अपनी जो इनकी लेव नाम की जो करेंसी थी, यानी द लायन जिसका मतलब होता है, उसको इन्होंने रिप्लेस कर दिया। तो यूपीएससी प्रीलिम्स इस साल 2026 के आपके पेपर के हिसाब से जो रेलेवेंट हो जाती हैं चीजें आप लोगों को पता होनी, वो है एक तो यूरोपियन यूनियन क्या है, यूरो जोन क्या है, और इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, और बल्गेरिया ने जो ये स्टेप उठाया है इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स रहने वाले हैं। तो ये डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में, बने रहिएगा बिल्कुल एंड तक। देखिए, यूरोपियन यूनियन का और यूरो जोन का, दोनों का अगर हम बात करें तो बल्गेरिया यूरोपियन यूनियन का तो पहले से ही हिस्सा था, अब उसने यूरो जोन भी ज्वाइन कर लिया है। यूरो जोन ज्वाइन करने का अर्थ क्या होता है कि यूरोपियन यूनियन की जो करेंसी है यानी कि यूरो, उसको ऑफिशियली अडॉप्ट कर लिया है बल्गेरिया ने। और एक ऑफिशियल वेबसाइट यानी लॉन्च करते हुए बल्गेरिया ने इसकी घोषणा भी करी कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ, बल्गेरिया ऑन द डोर स्टेप ऑफ यूरो जोन। तो देखिए, दो बातें यहाँ कंसेप्ट के लेवल पे समझनी जरूरी हो जाती हैं। एक तो यूरो जोन और यूरोपियन यूनियन, ये दोनों क्या चीजें होती हैं। तो आइए पहले एक बार देखते हैं कि यूरोपियन यूरो जोन को जब ज्वाइन किया तो 1 जनवरी 1 2026 को ये पिक्चर्स ऐसी आई बल्गेरिया से, उनके सेंट्रल बैंक के ऊपर जो है फ्लैश किया गया यूरो के सिंबल को, सेंट्रल बैंक लिट अप विद यूरो सिंबल्स, और इन्होंने ऑफिशियली 1 जनवरी से जो है अडॉप्ट कर लिया। हालांकि इसका जो आप कह सकते हैं कि जो रोल आउट है, यानी कि अभी फॉर द टाइम बिंग 1 जनवरी से लेकर इस पूरे महीने के लिए दोनों करेंसीज यूज कर पाएंगे बल्गेरियंस, पर 1 फरवरी से जो है, जो इनकी अपनी पुरानी करेंसी थी द लेव, उसको खत्म करके जो है सिर्फ यूरो ही यूज होगा। अच्छा, दूसरी बात देखिए, बल्गेरिया जो है उसकी अगर मैप पे लोकेशन देखें तो ये भी थोड़ा सा हमने यहाँ पे इसलिए इंक्लूड किया है कि ब्लैक सी के साथ एडजॉइनिंग जो है इसका बॉर्डर लगता है, और ये आप समझिए एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, क्योंकि इस तरफ जो है आपके पास ऊपर रशियन फेडरेशन भी है। तो ये आप समझ सकते हैं कि ये पूरा यूरोप का जो हिस्सा है, यहाँ बुल्गारिया जो है एक ब्लैक सी के पास स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड कंट्री है। चलिए, ये तो हुई थोड़ी सी इसके लोकेशन की बात। अब आते हैं, पहले हम समझेंगे कि हमारे पास जो ये यूरोपियन यूनियन और यूरोजोन, इसमें यूरोपियन यूनियन और यूरोजोन क्या है क्या। देखिए, अगर बिल्कुल सिंपल भाषा में एक्सप्लेन किया जाए तो यूरोपियन यूनियन को कहा जाता है कि एक ये पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन है यूरोप के देशों का, जिसमें पहले 28 देश थे, अब 27 देश हैं, क्योंकि ब्रेग्जिट हो गया था, ब्रिटेन बाहर हो गया था इससे। और इनकी वेबसाइट पे ये कहते हैं कि कोऑपरेट करना आपस में, पीस लाने के लिए, स्टेबिलिटी लाने के लिए, ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ लेके आने के लिए, और फ्री मूवमेंट इंश्योर करने के लिए यूरोप के विभिन्न देशों के बॉर्डर्स के अक्रॉस। तो की ऑब्जेक्टिव्स में जो ये बोलते हैं कि पीस एंड स्टेबिलिटी आफ्टर सेंचुरीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि आप जानते हैं जो थिएटर ऑफ वॉर रहा है वो यूरोप रहा है, चाहे पहला या दूसरा जो हमारे विश्व युद्ध रहे हैं। फिर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, फ्री मूवमेंट, यानी कि कोई इसमें जो है रिस्ट्रिक्शंस ना हो किसके मूवमेंट में, पीपल, गुड्स, सर्विसेज एंड कैपिटल, एंड कॉमन लॉज एंड स्टैंडर्ड्स जो है पूरे इस जोन के लिए, टू इंश्योर फेयरनेस एंड राइट्स। तो क्यों ज्वाइन करते हैं लोग, कंट्रीज जो हैं यूरोप के, पर्टिकुलरली यूरोपियन यूनियन को। एक तो कॉमन मार्केट, बहुत बड़े पैमाने पे इनको एक्सेस मिलती है, इन्वेस्टमेंट्स की अपॉर्चुनिटीज, ट्रेड की अपॉर्चुनिटीज, रीजनल डेवलपमेंट फंड्स, और आप देखिए बतौर एक ब्लॉक जो है इसकी इन्फ्लुएंस जो है दुनिया भर में बढ़ती है, जियोपॉलिटिकली, जियो इकोनॉमिकली इसकी इन्फ्लुएंस बढ़ जाती है। ठीक है, फिर देखिए जो कोर फीचर्स हैं इसके, कि एक तो सिंगल मार्केट, नो कस्टम्स बैरियर्स विद इन द यूरोपियन यूनियन, एक शेंजन एरिया है, उसमें वीजा की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप इस शेंजन रीजन का हिस्सा बनते हैं विद इन द यूरोपियन यूनियन, तो यहाँ पे आपको वीजा की आवश्यकता जो है वो नहीं पड़ती। आप बिना वीजा के अक्रॉस द कंट्रीज ऑफ यूरोपियन यूनियन, शेंजन एरिया आप बिल्कुल जा सकते हैं। फिर कॉमन पॉलिसीज भी इसका फीचर है, ट्रेड हो चाहे एग्रीकल्चर हो, कंपटीशन, एनवायरनमेंट, ये सारा उसमें बेटर करने के लिए। शेयर्ड वैल्यूज, जिसमें ये कहते हैं कि अपहोल्डिंग डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ एटसेट्रा। देन जॉइंट डिसीजन मेकिंग, देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि लॉज जो हैं वो कलेक्टिवली बनाए जाते हैं बाय यूरोपियन यूनियन इंस्टीट्यूशंस। यानी कि जैसे मान लीजिए कि अगर बल्गेरिया की बात करें तो बल्गेरिया का सेंट्रल बैंक जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी नहीं बनाएगा, अब वो बनाई जाएगी बाय यूरोपियन यूनियन इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल
मेजर जो ईयू के इंस्टीट्यूशंस हैं, यूरोपियन कमीशन जो लॉज प्रपोज करता है, बिल्स प्रपोज करता है, यूरोपियन पार्लियामेंट जो यूरोपियन यूनियन को रिप्रेजेंट करती है अक्रॉस द ग्लोब, काउंसिल ऑफ द ईयू जो रिप्रेजेंट करता है मेंबर स्टेट्स के गवर्नमेंट्स को, है ना, एंड यूरोपियन काउंसिल जो ओवरऑल पॉलिटिकल डायरेक्शन जो है वो तय करता है। अच्छा, इसी में देखिए एक ईसीबी यानी कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक, इसका अब सदस्य जो है बल्गेरिया भी बन जाएगा इस यूरोजोन में एंट्री के साथ, और बल्गेरिया को भी एक सीट मिलेगी यूरोपियन सेंट्रल बैंक के मेंबरशिप के तौर पे। यहां से जो है मॉनेटरी पॉलिसीज गवर्न की जाती हैं। तो ईयू और ईयू इंस्टीट्यूशंस देखिए इसमें क्या है अब कि ईयू जो है वो तो अब पॉलिटिको इकोनॉमिक यूनियन है 27 मेंबर्स का। यूरो जोन जो है वो सबसेट कहा जा सकता है यूरोपियन यूनियन कंट्रीज का, यानी कि जितने सारे कंट्रीज यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स हैं जरूरी नहीं है कि वो सारे के सारे यूरो जोन के भी मेंबर्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आज की तारीख में 27 कंट्रीज हैं यूरोप के जो यूरोपियन यूनियन का पार्ट हैं, लेकिन इसमें से 6 जो हैं वो यूरो जोन का पार्ट नहीं है। बल्गेरिया के एंट्री के बाद 21 कंट्रीज हैं जो यूरोपियन यूनियन का पार्ट होने के साथ साथ यूरो जोन का भी पार्ट हैं, लेकिन 6 कंट्रीज जो है वो यूरो जोन का पार्ट नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि इन 6 कंट्रीज ने यूरो को बतौर अपनी ऑफिशियल करेंसी अडॉप्ट नहीं किया है। जैसे आप यहां देख सकते हैं पोलैंड है, हंगरी है, इवन डेनमार्क है जो यूरो जोन का हिस्सा नहीं है, जो यूरो को बतौर करेंसी यूज नहीं करता, अपनी नेशनल करेंसी अलग से यूज करता है। यही केस था बल्गेरिया के साथ भी 1 जनवरी 2026 से पहले, बट अब वो पार्ट बन गया यूरो जोन का। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया कि यूरोपियन यूनियन और यूरो जोन के बीच का क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, तो इसमें देखिए अब ये तो हो गया, हमने क्या बोला कि सबसेट ऑफ यूरोपियन यूनियन कंट्रीज यूजिंग द यूरो एज करेंसी एंड नॉट ऑल यूरोपियन यूनियन मेंबर्स यूज द यूरो, जो हमने यहां देख लिया। ठीक है, फिर देखिए इसमें चैलेंजेस, यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स क्या कुछ चैलेंजेस भी फेस करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल फेस करते हैं। जैसे एक तो जो पॉलिसीज बनेंगी वो पूरे यूरोपियन यूनियन के लिए एक साथ बनेंगी, तो वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच जो है थोड़ा यहाँ पे आ जाता है, जिसकी वजह से इट इज नॉट गोइंग टू बी सुटेबल फॉर ईच कंट्री ऑफ द यूरोपियन यूनियन, एंड सॉवरेनिटी कंसर्न्स जो हैं वो भी होते हैं, क्योंकि देखिए आपने जो है क्या कर दिया, अपनी पावर्स को गिव अप करके यूरोपियन यूनियन के इंस्टीट्यूशंस को वो पावर्स दे दी। चाहे हम इकोनॉमिक डोमेन में यहाँ पे बात कर रहे हैं, पर्टिकुलरली जब हम यूरो जोन का डिस्कशन कर रहे हैं, जिसमें अब से जो मॉनेटरी पॉलिसी होगी, जैसे बल्गेरिया का एग्जांपल अभी दिया जा रहा है क्योंकि हाल फिलहाल बल्गेरिया ने ज्वाइन किया है, तो बल्गेरिया की मॉनेटरी पॉलिसी अब बल्गेरिया के सेंट्रल बैंक के हाथ से निकल कर चली गई है यूरोपियन सेंट्रल बैंक के हाथ में। चलिए, ये तो हुआ यूरोपियन यूनियन का एक्सप्लेनेशन। अब आते हैं पर्टिकुलर हमारे आज के मुद्दे पे, जो है कि एक तो कंट्रीज कौन सी हैं इसकी, और उस पे उसके बाद चलेंगे यूरो जोन के ऊपर। तो देखिए ये सारा मैंने मैप में आपको यहाँ शो किया है, ये यूरोपियन यूनियन के वेबसाइट से ही हमने मैप लिया है, तो ऑथेंटिक मैप है, आप इस पे रिलाई कर सकते हैं। जो टोटल 27 कंट्री जो है इसमें आपको दिखाई पड़ेंगे। यूनाइटेड किंगडम जो है इसने छोड़ दिया था यूरोपियन यूनियन को ब्रेग्जिट नाम करके, ब्रिटेन का एग्जिट, ब्रेग्जिट, है ना। कौन से साल में किया था, विच ईयर, ये आप मुझे नीचे कमेंट करके बताएंगे कि ब्रेग्जिट जो है वो कौन से साल में हुआ था। लिख दीजिएगा ब्रेग्जिट और सामने ईयर उसका। चलिए फिर अब बढ़ते हैं कि व्हाट इज दिस यूरो जोन। तो देखिए अगर हम इसको डिफाइन करें तो यूरो जोन जो है ऑफिशियली कहा जाता है कि एक ऐसा यूरो एरिया है जिसमें ग्रुप ऑफ यूरोपियन यूनियन मेंबर कंट्रीज हैं। पहली बात, आपको ईयू का हिस्सा होना आवश्यक है, जिन्होंने अडॉप्ट किया है यूरो को, है ना। सिंबल कैसा है इसका, ये सिंबल है इसका, ये वाला, ये आपको दिख भी रहा होगा। जिन्होंने यूरो को अडॉप्ट किया है अपने ऑफिशियल करेंसी के रूप में, एंड दे ऑपरेट अंडर अ शेयर्ड मॉनेटरी पॉलिसी, जो बात कर रहे थे अभी। इसका ओरिजिन देखने को मिलता है हमें साल 1992 के अंदर, जहां पे मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी जो है इसकी फाउंडेशन को रखता है, जिससे क्रिएट होता है एक ईएमयू, यानी कि यूरोपियन इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यूनियन, एक यूनिफाइड फ्रेमवर्क फॉर इकोनॉमिक एंड फिस्कल कोऑर्डिनेशन, जो एक रहेगा अब इस पूरे यूरोजोन मेंबर कंट्रीज का। फिर कॉमन करेंसी हो जाएगी इन सभी मेंबर्स की, यानी कि यूरो, एज द सोल लीगल टेंडर इन पार्टिसिपेटिंग यूरो जोन कंट्रीज। फिर इनकी पॉलिसीज को बनाने के लिए जो जिम्मा दिया जाएगा, जिसको उस बैंक का नाम रखा गया यूरोपियन सेंट्रल बैंक, टू ओवरसी मॉनेटरी पॉलिसी, मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी एंड मैनेज द यूरो, के यूरो जो है उसको, उस यूरो करेंसी को मैनेज करने का जिम्मा किसके सुपुर्द रहेगा, यूरोपियन सेंट्रल बैंक ईसीबी के।
and it will be referred to as a common economic region, promoting closer integration and seamless trade within the यूरोपियन कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो ये तो बात हुई इसके ओरिजिन की। अब देखिए एग्जैक्टली हम मतलब प्रिसाइसली इन सेंस क्या बोल सकते हैं कि यूरोजोन जो है एक जोग्राफिक रीजन है एंड एक इकोनॉमिक यूनियन है, सिंबलाइजिंग जो यूरोप का एफर्ट है अपने द्वीप के अंदर स्ट्रेंथन करने का इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एक सिंगल करेंसी के यूज के थ्रू एंड शेयर्ड मॉनेटरी गवर्नेंस के थ्रू, जो किसका हिस्सा रहेगी, किसके सुपुर्द रहेगी, किसकी जिम्मेदारी रहेगी, यूरोपियन सेंट्रल बैंक के, जो ऑपरेट करता है ब्राजील नाम के एक शहर से। ठीक है, ब्राजील से। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं कि व्हाई द कंट्रीज जॉइन द यूरोजोन। अब देखिए, चलिए यूरोपियन यूनियन तक तो ठीक हुआ कि ठीक है यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बन गए, लेकिन यूरोपियन यूनियन से आगे बढ़ के और फर्दर इंटीग्रेशन में क्या बेनिफिट है यूरोजोन ज्वाइन करने का कंट्रीज के लिए। तो इसके लिए देखिए जो रीजन कहे जाते हैं कि एक तो यूरोजोन ज्वाइन करने से कई सारे बेनिफिट्स दिखाई पड़ते हैं कंट्रीज को यूरोपियन यूनियन के, कि एक तो एक कॉमन करेंसी यूरो अलाउ करती है कंज्यूमर्स को उसके मेंबर नेशंस के टू कंपेयर प्राइसेस विद अदर मेंबर्स एंड बूस्ट देयर ओन कंपेटिटिवनेस। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, मार्केट का एक्सेस जो है वो इजी हो जाता है, आपको करेंसी कन्वर्ट नहीं करनी पड़ती है ना, इजियर एक्सेस टू फेलो मेंबर नेशंस मार्केट, जिसमें ट्रांजैक्शन सिंप्लीफाई हो जाएंगे। आप खुद समझिए ना कि आपको करेंसी जो है अब आपकी कॉमन करेंसी हो गई है, तो आप इस कॉमन करेंसी में जब ट्रेड करेंगे तो वो ट्रेड करना आपके लिए आसान हो जाएगा। आपके लिए पूरे के पूरे जितने 21 मेंबर्स जो हैं 27 में से, जो यूरोपियन यूनियन के 27 में से 21 जो यूरोजोन के मेंबर्स हैं, उन सबकी मार्केट्स का एक्सेस आपको इंक्रीज होके मिलेगा। सो टिपिकली ईसीबी टारगेट्स 2% इन्फ्लेशन प्राइस स्टेबिलिटी के लिए, प्रमोटिंग स्टेबल प्राइसेस इन द रीजन। साथ ही साथ लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट के एक यूनिफाइड मॉनेटरी पॉलिसी जो है बेनिफिट करवाती है फ्रॉम लोअर इंटरेस्ट रेट्स। तो डेफिनेटली लोअर इंटरेस्ट रेट्स का मतलब ये हुआ कि इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो ज्यादा आएंगी इन्वेस्टर्स के लिए। इट इज गोइंग टू बी प्रो, इट इज गोइंग टू बी अ बून, एक फायदा रहेगा। फिर सीट मिलती है आपको यूरोपियन सेंट्रल बैंक काउंसिल के अंदर। सो मेंबर्स लाइक, अब जैसे बल्गेरिया की बात कर रहे हैं तो बल्गेरिया जो है इसको एक अब सीट मिल जाएगी ईसीबी की गवर्निंग काउंसिल में, जिससे ये यूरो जोन के जो रेट डिसीजंस हैं उनमें अपनी आवाज उठा सकता है, उसको इन्फ्लुएंस कर सकता है। ये अदरवाइज यूरोपियन यूनियन के मेंबर को नहीं मिलती है। साथ साथ फॉरेन एक्सचेंज के लिए कोई फीस एप्लीकेबल नहीं होती है। मेंबरशिप एलिमिनेट करेंसी एक्सचेंज कॉस्ट, सेविंग मनी ऑन फॉरेक्स फी, कि आपको जो है वो करेंसी एक्सचेंज नहीं करने की आवश्यकता पड़ती है। तो आप कह सकते हैं कि टिपिकली आप एक फ्री ट्रेड एरिया एंटर कर जाते हैं या एक फ्री ट्रेड एरिया के तौर पर उभर के आते हैं, जिसमें यू एंजॉय फ्री फ्लो ऑफ लेबर, फ्री फ्लो ऑफ पीपल, यू कैन से फ्री फ्लो ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड मनी और कैपिटल विद इन द यूरोजोन रीजन। तो ये कुछ हम कह सकते हैं मेजर रीजंस रहे हैं जिनकी वजह से यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स ने यूरोजोन का हिस्सा बनना भी पसंद किया या जरूरी समझा। अच्छा, अब एक तो बात हो गई कि ये अब ऐसे इसका फायदा क्या है। दूसरी बात आती है कि क्या इसके लिए कोई एलिजिबिलिटी भी रिक्वायर्ड है। जी बिल्कुल, कुछ की रिक्वायरमेंट्स जो हैं आपको पूरी करनी पड़ती हैं बिफोर यू कैन बिकम अ पार्ट ऑफ द यूरो जोन। क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? पहली बात तो जो कन्वर्ज करने का क्राइटेरिया है वो आपको फुलफिल करना पड़ता है। मतलब क्या हुआ इसका कि जो भी मेंबर्स ज्वाइन करना चाहते हैं यूरो जोन को, उनकी अपनी नेशनल पॉलिसीज जो हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज जो हैं, वो इन सिंक होंगी विद द विद द यूरो जोन, है ना। इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक एंड लीगल टर्म्स दे मस्ट कन्वर्ज। ठीक है, डेनमार्क इसमें एक एक्सेप्शन है, उसने ऑप्ट आउट जो है किया था यूरो जोन से। बस अगर जैसे अभी बल्गारिया की बात करें तो बल्गारिया के लिए क्या कंडीशंस उसने अभी जो है जिनको फुलफिल किया है अडॉप्ट करने के लिए अपने आप को। सो अलाइन विद यूरोपियन यूनियन मेंबर्स इन सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स, ताकि ये ऑपरेट कर सकें विद इन द यूनियंस कॉमन मार्केट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, लेबर एंड कैपिटल, है ना। और इनके जो नेशनल लॉज रहे हैं अभी तक के, वो भी अडेप्ट होंगे। किस तरीके से कि यूरोजोन की मेंबरशिप लेते वक्त they have to make changes to their national laws, particularly concerning their monetary policy। कि अब से monetary policy किसके सुपुर्द रहेगी? यूरोपियन सेंट्रल बैंक के, जिसके अंदर उस कंट्री को एक मेंबर बना दिया जाएगा। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है मेंबरशिप के लिए रहता है यूरो जोन का, कि ईयू मेंबर स्टेट्स जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं।
चलिए फर्दर बल्गेरियंस की अगर बात की जाए तो देखिए यहाँ पे अब ये ज्वाइन तो कर लिया है इन्होंने यूरोजोन, लेकिन इसके ऊपर कुछ जो है आप कह सकते हैं कि सब कुछ जो है एकदम से इट्स नॉट अ रोजी पिक्चर। बल्गेरियंस जो हैं दे हैव बीन स्प्लिट इन देयर रिस्पॉन्स टू दिस, कि अगर हाल ही के यूरो बैरोमीटर सर्वे का हवाला देकर यहाँ पे देखा जाए तो डेटा ये कहता है कि 49% बल्गेरियंस जो हैं वो इसके खिलाफ थे। दे डिड नॉट वांट कि उनकी करेंसी द लेव, जो उनकी खुद की अपनी करेंसी थी द लेव, इसको शेड किया जाए और इसकी जगह पे यूरो को अडॉप्ट किया जाए बतौर द ऑफिशियल करेंसी ऑफ बल्गेरिया। ठीक है, व्यू क्या इनका इनका रीजनिंग क्या था कि बल्गेरिया का यूरोजोन को अडॉप्ट करना कैन स्पार्क अ ग्रीक स्टाइल क्राइसिस, रिफ्लेक्ट्स कंसर्न अबाउट पोटेंशियल प्राइस हाइक्स, लॉस ऑफ मॉनेटरी कंट्रोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर अभी बात करेंगे हम क्यों इंपॉर्टेंट है, एंड एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। पिछले 5 साल में जो है कई दफा सरकार जो है चेंज हुई है बल्गेरिया के अंदर, जिससे ये कहा गया उनकी पॉपुलेशन के द्वारा कि ये दिस मिरर्स फियर्स फ्रॉम ग्रीस सीवियर ऑस्टेरिटी एंड इकोनॉमिक कोलैप्स आफ्टर इट्स क्राइसिस, कि जैसा ग्रीस में जो इकोनॉमिक क्राइसिस आया ऐसा बल्गेरिया के अंदर फेस ना करने को मिले हमें। दूसरी बात, ऑल्सो अ सिंगल मॉनेटरी पॉलिसी जो है पूरे यूरोजोन के लिए ऑल्सो पोजेस अ बिग चैलेंज, यानी कि सपोर्ट करें ग्रोथ को या प्रिवेंट करें हाई इन्फ्लेशन को। ये क्या है मुद्दा, देखिए समझाता हूं मैं आपको। ये एक तरीके से आप कह सकते हो एक ट्रेड ऑफ के रूप में उभर के आने के चांसेस यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। क्यों दिखाई पड़ रहे हैं, लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। देखिए हम सभी जानते हैं कि ग्रोथ सपोर्ट करने के लिए, अगर आपको ग्रोथ सपोर्ट करनी है तो आपके पास क्या होना चाहिए, यू मस्ट हैव लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब आप सोचेंगे कि ये लो रेट ऑफ इंटरेस्ट या रेट ऑफ इंटरेस्ट तय कहां से होगा, तो ध्यान रखिए ये तय होगा यूरोपियन सेंट्रल बैंक से। चलिए यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन चैलेंज आता है उस समय जब हमें देखने को मिलता है कि जो पूरा आपका यूरोप है या जो पूरा यूरो जोन है, इसके कुछ मेंबर्स जो हैं वो ज्यादा प्रॉस्पेरस हैं, वो रिच हैं, एंड सम ऑफ द मेंबर्स आर रिलेटिवली नॉट सो रिच, वो थोड़े पुअर कैटेगरी में आते हैं। अब देखिए जो रिच मेंबर्स होंगे यूरोजोन के वो सपोर्ट करवाना चाहेंगे ग्रोथ को, यानी कि वो चाहेंगे कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक की जो मॉनेटरी पॉलिसी, क्योंकि ध्यान रखिएगा हमने क्या बात की थी कि जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाएगी वो बनाई जाएगी यूरोपियन सेंट्रल बैंक के द्वारा, कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो ऐसी बनाई जाए जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट रखा जाए, रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम रखा जाए ताकि ब्याज सस्ता पड़े और जो है निवेश ज्यादा हो, इन्वेस्टमेंट के लिए लिक्विडिटी मार्केट में ज्यादा हो, ग्रोथ को सपोर्ट करे। लेकिन एट द सेम टाइम अगर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो लो रहेंगे तो इससे एक खतरा रहेगा जिसको हम बोल सकते हैं इन्फ्लेशन, कि महंगाई बढ़ने का खतरा भी रहेगा। अब देखिए अगर इन्फ्लेशन ज्यादा होगी तो इसका मतलब ये होगा कि जो ये पुअर कंट्रीज हैं इनके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, इनके ऊपर बुरा असर पड़ेगा, इनकी पॉपुलेशन के ऊपर, प्राइसेस जो हैं वो क्या होंगे, दे विल शूट अप। तो ये क्या चाहेंगे, ये चाहेंगे कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो थोड़ा इंक्रीज किया जाए, कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाया जाए ताकि ये जो हायर प्राइसेस हैं इन हायर प्राइसेस को दे मस्ट बी केप्ट अंडर कंट्रोल। अब इसमें देखिए प्रॉब्लम क्या आएगी कि क्योंकि एक सिंगल पॉलिसी है, देयर इज गोइंग टू बी ओनली वन मॉनेटरी पॉलिसी, एक सिंगल मॉनेटरी पॉलिसी रहेगी जिसके चलते रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो पूरे यूरोजोन के लिए सिंगल रहेगा, तो एक ट्रेड ऑफ क्रिएट होगा। ट्रेड ऑफ का मतलब या तो जो है एक टाइम पे आप ग्रोथ सपोर्ट करेंगे या फिर आप इन्फ्लेशन को कंटेन करेंगे। अर्थ क्या हुआ इसका कि एक ही पॉलिसी के साथ दोनों टाइप के जो यूरोजोन के मेंबर्स हैं, रिच एंड नॉट सो रिच, उन दोनों को सपोर्ट करना बहुत ही मुश्किल रहेगा। तो ये देखने वाली बात होगी कि बल्गेरिया जो है इसमें से कैसे उभर के आता है, विच मीन्स जो हमने यहाँ पर बात बोली कि दिस इज गोइंग टू बी a trade-off between the rich members of Eurozone and other poor members of the Eurozone. तो this remains to be seen. 1 जनवरी से जो है अडॉप्ट कर लिया है, 1 फरवरी यानी अभी जो मंथ कंप्लीट होगा 1 फरवरी 2026 से जो है जो बल्गेरिया की अपनी पहली नेशनल करेंसी थी द लेव, वो उसका यूज कंप्लीटली खत्म हो जाएगा और ये कंप्लीटली यूज करेंगे सिर्फ यूरो को। तो ये था आज का हमारा पूरा डिस्कशन। अब वीडियो को एंड करने से पहले आप मुझे ये बताएंगे कि अभी तो हाल ही में यूरो जोन को ज्वाइन किया है बल्गेरिया ने, इससे पहले यूरो जोन को
एक और कंट्री ने ज्वाइन किया था इन द ईयर 2023। वो कौन सा कंट्री था? नेम दैट कंट्री इन द कमेंट बॉक्स। उस कंट्री का नाम मुझे लिखकर बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर। क्योंकि देखिए आप लोगों से यूपीएससी अभी ये तो नहीं पूछेगा कि बल्गेरिया ने यूरोप जोन को ज्वाइन किया है या यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन किया है, लेकिन यूपीएससी प्रीलिम्स में इसके इर्द गिर्द सवाल जरूर पूछ सकता है। तो आपको सारे फीचर्स यूरोपियन यूनियन के, यूरोजोन को आखिरी ज्वाइन करने वाला मेंबर कौन सा था, ये जरूर बताइए मुझे नीचे कमेंट करके। और हम मिलेंगे आपसे ऐसे ही एक नए इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, रिवाइज करते रहिए। आपका प्रीलिम्स जो है वो अप्रोच करना स्टार्ट वैसे भी हो ही रहा है। तो रुद्रोनॉमिक्स लेंगे आपसे इजाजत, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।